एक मिनट यार। हाँ जी कर चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 है। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट अपने लेक्चर के अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़रा पढ़ा था। ठीक है, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम लोगों ने कुछ उसके प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था कि इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं। मैंने आपको एक बताया था कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स कभी कभार ये क्रिएट हो जाते हैं कि अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग हो जाते हैं कभी कभार गोल्स। ठीक है ना, बंदा गोल ज़्यादा ही टफ किस्म के सेट कर देता है तो वो अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग हो जाता है। जो अनरियलिस्टिक किस्म का गोल होता है वो इंसान को डीमोटिवेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि यार लाजमी तौर के ऊपर बिल्कुल नई कंपनी है हमारी, बिल्कुल छोटी सी नई कंपनी है, और मैं कहता हूँ लाजमन आपने हर महीने जो है ना 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द मार्केट। हो सकता है कि बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ हो, मार्केट के अंदर लोग ही थोड़े से हों। आप एक छोटे से गांव के अंदर आपने एक अपनी दुकान खोली है, वहां पे कस्टमर ही चंद 100 लोग रहते हैं उस गांव के अंदर। उन बेचारों ने क्या खरीद लेना आपसे जो करोड़ रुपए जो है वो। हाँ, हम ऑन द अदर हैंड रियल इस्टेट की अगर बात करते हैं, ठीक है, रियल इस्टेट के अंदर एक छोटा सा घर भी लाहौर के अंदर 5 मरले का भी अगर हम लोग घर खरीदते हैं वो 1.5 से 2 करोड़ का मिलता है। ठीक है, छोटा सा, कभी बार उससे भी ऊपर का होता है, डिपेंड करता है कि किधर है। ठीक, कनाल का घर खरीदोगे 8-9 करोड़, कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, आराम से इतने का खर्चा होता है। इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर सेल्स रेवेन्यू की बात करें और हम लोग घर खरीदते बेचते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी सेल्स जो है ना वो कम से कम महीने की इतनी होनी चाहिए, चाहे नया बिजनेस ही क्यों ना हो। वहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे अरबों रुपए की सेल्स होती है। ठीक है, अगर बंदा कनाल कनाल के, मैं कहता हूँ 10 घर भी बेच दे, कनाल कनाल के 10 घर भी, तो 1 अरब के करीब की गेम पड़ जाती है। तो ये तो यार ठीक ठाक है, चलो 20 घर बेच दिया तो फिर तो पक्का ही अरब रुपए क्रॉस कर जाएगा। तो जो बड़े वाले रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, बड़े वाले जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो कर जाते हैं आराम से, इतना उनके लिए कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ करोड़ रुपए रियलिस्टिक है। लेकिन एक और फर्ज करो, एक छोटी सी करियाने की दुकान है बेचारे की, हम उसको कहते हैं कि यार देखो पागल लाहौर में लोग इतना इतना बिजनेस करते हैं। ठीक है करते हैं, लेकिन किस इंडस्ट्री में करते हैं? रियल एस्टेट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, बेचारा जनरल स्टोर वाला, आप उसको एक लाहौर के एक छोटे वाले इलाके के अंदर दुकान खोल के देते हो, उस इलाके के अंदर लोग ही थोड़े रहते हैं और कम कमाई वाले रहते हैं, तो वो किस तरह से 1 करोड़ रुपए, दिस अनरियल, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। आप उसे कहते हो कि अगर इतना तुम करके दोगे मुझे सेल तो फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। वो कहे यार ये हो गई सेल, है ना, ऐ नहीं होती। अगली चीज़ टू ईजी, ज़्यादा ही आसान। मैंने आपको स्पोर्ट्स वालों की एग्जाम्पल दी थी, आपको याद है? बैट्समैन की एग्जाम्पल दी थी मैंने कहा था एक ऐसा बंदा है जो आराम से ही 50 कर जाता है हर मैच के अंदर, मसला ही कुछ नहीं होता उसको, 50 करना मजाक है उसके लिए। लेकिन जिस तरह हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करके, उसके लिए सेंचुरी करना आसान होता था, अक्सर ही सेंचुरीज कर जाता था। ठीक है, तो अगर उस जैसे बंदे को हम कहते हैं कि यार आपने 30 रन लाजमन करने हैं हर मैच के अंदर, ये उसके लिए इतना आसान टारगेट है कि वो उससे इतना ढीला पड़ जाएगा कि वो प्रैक्टिस सेशंस में भी नहीं आएगा, कोशिश ही करना छोड़ देगा। तो वो जो उसके अंदर अच्छाइयाँ ऑलरेडी मौजूद थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, सुस्त पड़ जाएगा, तो उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगी। चलिए जी अगली चीज़, ये हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े थे। अलाइन पर्सनल कमर्शियल गोल्स, ये मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एक पर्सनल गोल है, कभी तुमने सेंचुरी करनी है, सेंचुरी करना एक पर्सनल गोल है उसका, प्लेयर का। मैच जीतना ये कलेक्टिव गोल है, इसको हम कमर्शियल गोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि सेंचुरी करते करते, सचिन तेंदुलकर की एक बदकिस्मती, वो जब भी सेंचुरी करता था ना इंडिया मैच हार जाता था। मैंने आपको उसकी वजह बताई थी, इतना टाइम ले लेता था, बॉल ज़ाया होती थी, 300 बॉल्स होती थी टोटल ओडीआई के अंदर। ठीक है, 200 बॉल्स वो अकेले भाई खेल रहे होते थे, बल्कि कई दफ़ा 250 बॉल्स खेल रहे होते थे, रन तक नहीं लेता था कि मेरी स्ट्राइक ना छूट जाए। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो 50 बॉल्स के अंदर बाकी की टीम ने क्या करना है, वो उसमें 250-300 के करीब पहुंचा था, ये बड़ी बात होती थी, बाकी की टीम खूब छक्के चौके मारती थी। लेकिन ये है कि वो बेचारे मुश्किल से 100 बॉलें खेलते थे, मुश्किल से, और ये भाई अकेले 200 125 बॉल्स खेल रहा था। तो दैट इज़ द डिफरेंस। ब्रायन लारा 5 दिन टेस्ट मैच खेले, 5 दिन का टेस्ट मैच। हम अब सोचते हैं ना हमारी तबीयत ख़राब हो जाती, 5 दिन एक मैच के पीछे बंदा जान मार रहा है। 400 रन किए उसने, हाईएस्ट वो रन स्कोरर था।
वन अपना जो कहते हैं उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर शायद इसने 550 रन किए हुए थे एक इनिंग्स के अंदर, एक इनिंग्स में, सिंगल इनिंग्स में। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल टेस्ट मैच के अंदर मेरे ख्याल में इसने 400 नॉट आउट, लेकिन मैच ड्रॉ करवा दिया, सीरीज नहीं जीत पाए, मैच ड्रॉ करवा दिया। भाई उससे बेहतर था कि ये मैच जितवाता, सीरीज जीतती इनकी टीम, लेकिन उसने पर्सनल गोल की तरफ तवज्जो दी। इसी तरह मेरा पर्सनल गोल ये है, फर्ज करो कि नहीं मैंने अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। क्या देना है? फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन मेरे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरा इस तरह का टाइम स्केड्यूल बनाते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इधर गुजारना पड़ता है। तो मैं जो टाइम इधर गुजारता हूँ ना, वो टाइम भी मैं खुशी से नहीं गुजारूंगा, जिसकी वजह से मेरा काम इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे पर्सनल और कमर्शियल गोल्स एक साथ हो जाएं, यानी कि मेरा एक ही तरह की कोशिश से पर्सनल गोल भी अचीव हो जाए और कंपनी का कमर्शियल गोल भी अचीव हो जाए, तब कामयाबी जो है ना वो काफ़ी हद तक गारंटीड होती है। क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना फुली मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता होता है कि इस काम को करने ही में हमें खुशी मिलनी है, असल खुशी हमें इस काम को करने में ही मिलनी है। तो फिर अब आप उनको बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जान लगा के कर रहे होते हैं, उनको पता होता है मैं इसको करूँगा तो मुझे फ़ायदा है। ठीक है, फ़र्ज़ करो आप उनको कमीशन दे देते हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप उनको कहते हो यार तुमने कमाना है ना अपने लिए, और हमने कमाना है कंपनी के लिए, हमें अपनी कंपनी का प्रॉफिट चाहिए और तुम्हें अपनी जेब में खर्चा चाहिए, हम उसका कमीशन रख देते हैं। हमने कमीशन रख दिया, उसने कमीशन देखा, वो कहता कि यार ये मैं हर दफ़ा सेल करूँगा मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो सेल्स अब धड़ाधड़ कर रहा है, उसका पर्सनल गोल भी पूरा हो गया और हमारा कमर्शियल गोल भी पूरा हो गया। समझ रहे हैं, ये फ़र्क है बच्चों। चलें जी आगे चलें, कुछ एग्जांपल्स इसने आपको दिए हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, कि ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी का एग्जांपल इसने आपको दी है। पेज नंबर 8 के ऊपर है, ये टेबल बना हुआ छोटा सा। मसला इसने पहले बताया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप यहां पे ये भी समझ सकते हो कि वेरिएबल्स इसने यहां पर उनको इशू के तौर पे कहा है। ये इशू है, इसके लिए आप क्या गोल सेट कर सकते हो और क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो। इशू है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी का, कंपनी आपने बड़ी करनी है, ग्रोथ में लेके जानी है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है जी, तो गोल क्या हो सकता है जी? इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट बाय 15%, बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू वाइल लिमिटिंग एक्सपेंसेस। ये एक जनरल सी चीज़ है कि जी आप, इसने वैसे 15% लिख दिया, ये इतना जनरल नहीं रहता, ठीक है ना, एक गोल के लिहाज से इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आप इसके अंदर ये कह सकते हैं जी इंक्रीज करो प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल्स एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट्स। फिर अब जरा इस तरफ आ जाए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है मजीद उसको कहता है कितने से सेल बढ़ानी है, कितने से कॉस्ट कम करनी है। कहता है जी सेल जो है वो एनुअल सेल्स हर साल 25% से बढ़नी चाहिए, और आपकी जो कस्टमर्स हैं वो कम से कम नए हर महीने 5 नए कस्टमर आने चाहिए, और आपकी जो एनुअल यूटिलिटी बिल्स हैं वो 5% से कम होने चाहिए, उनमें आपको बचत लेके आनी चाहिए, बिजली ज़ाया ना हो, पानी ज़ाया ना हो, गैस ज़ाया ना हो, उसके बिल्स कम हो। ठीक है जी, चलो ये आपका ऑब्जेक्टिव, बस वो स्पेसिफिक होने की बात है। कस्टमर केयर के अंदर इसने फिर से परसेंटेज डाल दिया, लेकिन आप जरा इस चीज़ को नोट करना, जो भी ये परसेंटेज डाल रहा है ना गोल के अंदर, जो भी परसेंटेज किस में डाल रहा है ये गोल के अंदर, उसके ब्रेकडाउन वो डाल रहा है ऑब्जेक्टिव के अंदर, मजीद स्पेसिफिक कर रहा है। प्रॉफिट कब हम कमाते हैं? जिस वक्त सेल्स और कॉस्ट आपस में माइनस होती है, सेल से हम कॉस्ट माइनस करते हैं। तो इसने अगर प्रॉफिट कहा ना 15% से हम लोगों ने बढ़ाना है, उसको इसने कह दिया ये हमारा गोल है। इसको मजीद स्पेसिफिक करने का तरीका ये है कि आप बताओ कि कॉस्ट और सेल कितने से बढ़ानी है, कॉस्ट कितने से कम करनी है, मजीद स्पेसिफिक है। यहां पे ये क्या कह रहा है कि जी कस्टमर्स की कंप्लेंट 30% से कम करनी है। क्या करनी है? रिड्यूस करो कस्टमर की कंप्लेंट्स 30% से, एंड इंप्रूविंग रेजोल्यूशन टाइम बाय 1 डे। उनका मसला हल जो है एक दिन मजीद जल्दी होना चाहिए उनका मसला हल। अब जरा इसको मजीद पीछे की तरफ लेके आओगे, 30% जो आपकी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं वो कम कैसे होंगे? वो कहता है एडिंग 2 न्यू कस्टमर सर्विस एम्प्लॉइज नेक्स्ट 12 मंथ्स। अच्छा, इससे होगा बच्चों, जो कस्टमर सर्विसेज के एम्प्लॉइज अगर हम मजीद ऐड करेंगे उससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? कस्टमर सर्विसेज के एम्प्लॉइज अगर ज़्यादा होंगे तो आप लोगों की शिकायतें कम होंगी। उसकी वजह यह है कि उनको अटेंडेंस मिल जाएगी जल्दी से, इतनी देर तक उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनके मसले जो है जल्दी सुन लिए जाएंगे। अभी उन बेचारों का मसला कोई सुन ही नहीं रहा, तो हल कब होना है? हल तो होना अगली स्टेज है। फिर वो कहते हैं कि उसके साथ साथ जो कहते हैं रिप्लाई टू कस्टमर कंप्लेंट्स विद इन 2 बिजनेस डेज। पहले हो सकता है 3 दिन में करते हो, ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये सिर्फ इन्होंने एक एग्जांपल दिया। पहले 3 दिन में किया हो, अभी अपनी पॉलिसी आप चेंज कर दो। आप कहो कि नहीं यार ये 3 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, आप विद इन 2 डेज, या फिर अगर पहले 2 दिन में होता था विद इन 1 डे इसको करना शुरू कर दो रिप्लाई।
जितनी जल्दी आप उसको पढ़ के रिप्लाई करोगे उतनी जल्दी उसका हल होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, और हल हम उसको जल्दी कर पाएंगे। अगली बात वो कहते हैं जी इंप्रूविंग स्टाफ रिटेंशन। स्टाफ आपका बार बार छोड़ के चला जाता है आपको। स्टाफ का छोड़ना ये कोई छोटा मसला नहीं होता, याद रखना इस चीज़ को। स्टाफ के छोड़ने से कई दफ़ा कस्टमर छोड़ने से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कस्टमर छोड़ेगा, बिजनेस नहीं ना आएगा, पैसा नहीं आएगा, नुकसान समझ आता है इंसान को, सेठ को भी नुकसान समझ आता है। कई दफ़ा सेठ को जो एम्प्लॉई होता है ना उसका छोड़ने का नुकसान नहीं समझ आ रहा होता। वैसे तो अक्सर सेठों को पता होता है कि मेरे लिए कौन सा बंदा कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, एम्प्लॉई बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई अगर आप उसका ख्याल रखोगे तो आपके कस्टमर का खुद ख्याल रखेगा। आपके पास एक बंदा था, आपने एक दुकान खोली, मैकेनिक की एक दुकान खोली। अब पाकिस्तान के अंदर ही हम इसको इतना कोई खास वो नहीं देते ख्याल, बाहर ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस समझा जाता है, ठीक है ना। बीइंग अ मैकेनिक एक बहुत लुक्रेटिव काम है, बड़ा ठीक ठाक पैसा कमाते हैं लोग। बहरहाल चलो, आपने पाकिस्तान में एक मैकेनिक की दुकान खोली, आपने 2-3 मैकेनिक रखे और बहुत ही अच्छे किस्म के मैकेनिक थे, बहुत अच्छे थे, काम बेहतरीन करते थे, शराफत के साथ करते थे, लेकिन थे थोड़े महंगे। हम लोगों ने उनको खुश नहीं किया। लोग बड़े खुश थे, हमारे कस्टमर्स उनसे, हमने उनको खुश नहीं किया, हम खुश नहीं थे। मैंने कहा यार ये पैसे हमारे से ज़्यादा लेते हैं, चलो हम लोगों ने उनको खुश नहीं किया। वो बेचारे तंग आके जो है ना चले गए। आपके ख्याल में अगर वो कहीं करीब ही कोई दुकान अपनी खोल लें तो लोग हमारे पास आएंगे या उनके पास जाएंगे? उनके पास। उनका काम हम नहीं करते भाई, काम वो करते हैं, काम तो वो करते हैं। हमने तो उनको सिर्फ एक जगह दी हुई थी, उनको टूल्स दिए हुए थे, उन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। हम लोगों ने उनके एक तरह का खर्चा उठाया हुआ था, किराया हम देते थे जगह का, मशीनें हम लोगों ने खरीद कर रख दी थी। लेकिन अगर उन लोगों ने बेचारों ने कहीं से कोई कर्जा शर्जा ले लू के अपनी चीज़ बना ली तो भाई अब लोग उनके पास जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय। तो स्टाफ रिटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी लेस देन 3 एम्प्लॉयज लीविंग इन 6 मंथ्स। ये इसने टारगेट रख लिया, गोल क्या रखा है कि 6 महीने में 3 से कम एम्प्लॉयज हमें छोड़ के जाएं, इससे ज़्यादा ना छोड़ें। वैसे बड़ा औखा किस्म का टारगेट है, लेकिन बहरहाल बड़ी कंपनीज के लिए हो सकता है। वो कहते हैं अगली चीज़, ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज विद इन फर्स्ट 90 डेज ऑन द जॉब बाय वीकली मीटिंग्स ऑन 1-on-1 बेसिस। ये इसने तरीके बताए हैं मजीद कि ये जो हम लोगों ने टारगेट गोल रख लिया है ना कि हमारे 6 महीने में, हर 6 महीने में 3 से ज़्यादा लोग ना हमें छोड़ के जाएं, इसको मजीद किस तरह से अचीव किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ किस तरह से। सबसे पहली बात है कि लोग छोड़ते क्यों हैं? कोई मसला होता है तो छोड़ते हैं ना, और मसला अगर हल ना हो तो छोड़ते हैं। मसले हर जगह होते हैं, लेकिन मसला अगर आपका सीनियर सुन ले और उसका कोई हल निकाल दे तो शौक नहीं होता किसी को कोई जगह छोड़ने का, क्योंकि वो मुश्किल से एक जगह पे एडजस्ट होते हैं, ठीक है ना। वहाँ का काम अभी उन्होंने सीखा होता है, अब छोड़ के चले जाएंगे नई जगह पे, उनको फिर से एडजस्ट होना पड़ेगा, तो वो छोड़ना नहीं चाहते, मजबूरन छोड़ते हैं। तो अगर हम लोग इनसे हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद एक मीटिंग कर लिया करें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, थोड़ी सी देर की, 5-10 मिनट की, उनसे उनके मसले मसाइल सुन रहे, यार खुश हो, कोई मसले तो नहीं, अच्छा वो कहता है जी सर ये मसला है, तो उनसे मशवरा ले लो, आपका क्या ख्याल है, इसके लिए क्या करना चाहिए, हम भी सोचते हैं आप भी सोचते हैं। वो यकीन जानो अभी मसला हल नहीं हुआ, सिर्फ इतना सुन लेने से ही जो है ना, अगर वो छोड़ने का सोच रहा था ना, हो सकता है वो छोड़े ना, क्योंकि यार इस बंदे को मेरा ख्याल है, इसने मेरा मसला बुला के मुझे सुना है, ठीक है जी। और फिर वो कहते हैं ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज विद इन द फर्स्ट 90 डेज। देखो बच्चों, मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी अजीब, लोग सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, या फिर उनको आप समझ लो कि उनको कोई और तरह के मसले मसाइल, छुट्टी नहीं मिल रही थी, ये नहीं मिल रहा था। कई दफ़ा लोग इसलिए छोड़ देते हैं काम क्योंकि उनको काम करना नहीं आ रहा होता। क्यों छोड़ देते हैं? काम करना नहीं आ रहा होता। ऐसा ऐसा होता है। ये अभी शायद आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, आप कहोगे कि क्या मसला है यार, तनख्वाह हमें मिल, सारा कुछ हो रहा है, तो फिर क्यों छोड़ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दिमाग के ऊपर प्रेशर बन रहा होता है इंसान के कि यार मेरे से काम नहीं सही हो रहा, मेरे से काम नहीं सही हो रहा, मुझे कई कल को कोई डांटना पड़ जाए, इस तरह ना हो जाए। तो ट्रेनिंग जिस वक्त आप करवाते हो ना इंसान को अच्छी तरह से, खुद उसको हाथ पकड़ के पूरी तरह इंट्रोड्यूस करवाते हो, उसकी ट्रेनिंग करवाते हो, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो याद रखो, जो बंदा काम करता है ना वही गलतियां भी करता है। गलतियां वो शख्स करता है जो काम करता है। तो कोई मसला नहीं, आप उसको कॉन्फिडेंस लाते हो, आप उसको कहते हो कि देखो यार ये ट्रेनिंग है, इस तरह से काम करना है। वो गलती होती है, वो आके आपसे पूछेगा, उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पूछ के दोबारा से सीख लेगा, खुश रहेगा, कहेगा यार मैं एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि मेरी वजह से इस कंपनी के अंदर काम होते हैं, मैं इसका एक हिस्सा हूं, इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं। जब बंदे के अंदर एक इंपॉर्टेंस का एहसास आना शुरू होता है ना, वो अपने आप को बेकार नहीं समझता, तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, वो उसका हिस्सा बना रहना चाहता है। ठीक है जी, ये इन्होंने कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए थे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोगों ने आज टेस्ट भी डिस्कस किया था
साथ कुछ ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज किया। कल हमारे पास जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिजनेस, ये बिल्कुल एक नया चैप्टर अपना वो है, टॉपिक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लिहाजा हम लोगों ने कल ज़रा फ्रेश दिमाग के साथ आना है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना ये बिल्कुल मैंने अलहदा से लेना है। एक दफ़ा अलहदा लूँगा और एक दफ़ा इकट्ठा लूँगा। एक चीज़ आप लोग जहन में रख लो, जितना भी हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा होगा टेस्ट के दिन तक, जितना भी हम लोगों ने सिलेबस, आप लोगों का I2B का टेस्ट का दिन क्या तय हुआ? थर्सडे तय हुआ, ठीक है। बहरहाल हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे जिस तरह से भी करना है। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि सिलेबस आपका वो है जो हम लोग आज तक पढ़ चुके हैं। हाँ, इसके ये अब ज़रा गौर से सुन लो, सिलेबस आपका क्या है जो हम आज तक पढ़ चुके हैं, चाहे वो हम आधी किताब पढ़ चुके हैं। क्या समझ रहे हो? हाँ, लेकिन मेजर फोकस मेरा वीकली टेस्ट के अंदर, मेजर फोकस मेरा उस सिलेबस के ऊपर होगा जो मैंने उस हफ्ते पढ़ाया होगा, मेजर फोकस। लेकिन आप यूँ समझ लो कि मेजर फोकस का मतलब ये है कि मैंने 70% ऑफ द टेस्ट आपको उस दिन वाले से देना है, 30% मैं पीछे कहीं से भी दे सकता हूँ। लिहाजा अपने आप को होशो हवास में रखना है। इससे वैसे भी ये होगा कि अगर मैं आपको कहीं कहीं से दूंगा ना मिक्स करके, तो टेस्ट डिस्कशन के अंदर आपकी पिछली चीज़ भी रिपीट हो जाएगी, आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। चलो, जज़ाकल्लाह।